हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू ड्रीम आईएएस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। अगर आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है इशू एनालिसिस की, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है मनिंदर एंड आई एम पंजाब पीसीएस रैंक 36। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज टॉपिक, इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो देखिए, फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी अंडरस्टैंड करिए कि पास्ट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम क्या रहा था। तो भारत का स्पेस प्रोग्राम शुरू होता है विद वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ 20th सेंचुरी, होमी बाबा और विक्रम साराभाई से। ये दोनों जो पर्सनालिटीज़ थी, स्पेशली विक्रम साराभाई, ये चाहते थे कि भारत में भी ऐसा स्पेस प्रोग्राम हो जैसा स्पेस प्रोग्राम डेवलप नेशंस के अंदर होता है, जैसे यूएस के अंदर या फिर सोवियत यूनियन के अंदर। तो उसी मोटिवेशन से इन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम की फाउंडेशन को ले डाउन किया और ये पूरी इनकी डेवलपमेंट से एक इंस्टीट्यूशन बना जो इनको स्पार था इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे करके वो इसरो में कन्वर्ट हुआ। तो भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफाइन है वो सारा उसी का प्रोग्राम है। और अगर हम की माइलस्टोन्स की बात करें तो की माइलस्टोन्स के अंदर भारत ने 1975 में फर्स्ट टाइम हमने जो है लॉन्च की थी हमारी आर्यभट्टा सेटेलाइट। तो फर्स्ट सेटेलाइट जो लॉन्च की हमने 1975 में आर्यभट्टा, ये हमने लॉन्च की। लेकिन 4 साल बाद हमने अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल, जिसको SLV बोलते हैं, उसको हमने जो है टेस्ट किया। SLV की सक्सेस के बाद हमने 1981 में इसरो ने पहली कम्युनिकेशन सेटेलाइट भी लॉन्च की जिसका नाम एप्पल रखा। उससे पहले जो लॉन्च सबसे पहली सेटेलाइट थी जो एक एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट थी, उसका नाम था आर्यभट्टा। और 1992 में जाके हमने भारत की जो है सबसे पहली इनसैट सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम रखा इनसैट 2A। इसके बाद हम पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल के ऊपर फोकस करना शुरू किया और फाइनली हमने PSLV को लॉन्च किया। धीरे धीरे करके PSLV के बाद हमने जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल को भी स्टार्ट किया। इसके अलावा फिर 2008 में एक बहुत ही अमेजिंग फीट भारत के इसरो ने अचीव किया जब मून के ऊपर हमने सबसे पहली बार मिशन भेजा जिसका नाम चंद्रयान-1 रखा गया। यहीं नहीं ख़त्म हुआ हमारे इसरो का सिलसिला। इसरो ने ऑलमोस्ट 5 साल बाद डिसाइड किया कि हम मार्स के ऊपर भी मिशन भेजेंगे, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड चीपेस्ट मिशन ऑफ द वर्ल्ड रहा, विच इज़ कॉल्ड द मंगलयान मिशन। ये मिशन 2013 में लॉन्च किया और 2014 में हमारा मंगलयान ऑर्बिटर में एंटर हो गया। इसके बाद भारत ने सोचा कि हमें एक डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी जो है सेटेलाइट भी चाहिए, उसके लिए हमने एस्ट्रोसैट लॉन्च किया। 2017 में एक बहुत ही रिमार्केबल फीट इसरो ने अचीव किया जब अभी तक का सबसे ज़्यादा सेटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड हमारी इसरो ने एस्टैब्लिश किया। मतलब PSLV C-37 ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया और 103 सेटेलाइट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 104 सेटेलाइट्स PSLV ने जो है वो सेंड की। उसके बाद हमने हैवियर सेटेलाइट GSAT-29 भी लॉन्च किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने चंद्रयान के ऊपर सेकेंड टाइम विजिट किया व्हेन वी लॉन्च्ड चंद्रयान द सेकेंड। यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। इसरो एक छोटे से इंस्टीट्यूशन से आज दुनिया में एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन बन चुका है। लेकिन सवाल ये आता है कि हमारे इसरो का या हमारे स्पेस प्रोग्राम का फ्यूचर क्या है, तो ग्रोथ क्या है, आगे क्या करना है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्यूचर ऑफ इसरो यानी कि फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी की माइलस्टोन्स हैं जो अगर भारत अचीव कर जाता है तो हम, ऑल्दो इसरो इज़ ऑलरेडी इन द लीग ऑफ दोज ग्रेट नेशंस जिन्होंने स्पेस प्रोग्राम के अंदर वो मेच्योरिटी होल्ड की है, लेकिन अगर हम ये फॉलोइंग अचीवमेंट्स अब ले लेते हैं तो वी वुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट स्पेस प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से मिशंस हैं जो इसरो को करने चाहिए या इसरो कर रहा है इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। सबसे पहली, हम प्लानिटरी मिशंस को कंटिन्यू करते रहेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए। सेकेंड, हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का भी अचीवमेंट जो है वो लेके रहेंगे। थर्ड, हम स्पेस और डिफेंस
ये ऐसे दो सेक्टर्स हैं जो अभी तक डाइवोर्स थे, एक दूसरे से अलग थे, लेकिन बिकॉज मैनी कंट्रीज आर कमिंग इनटू दिस फोरम वेयर डिफेंस एंड स्पेस को इंटीग्रेट किया जा रहा है, उसके अंदर भारत कहीं पीछे ना रह जाए, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना ज़रूरी है। ड्रैगन के साथ compete करना है, मतलब चाइना आज बहुत ही बड़े लेवल पे स्पेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो वो स्पेस रेस का भी पार्ट भारत को बनना पड़ेगा। हमें परमानेंट हमारा खुद का स्पेस स्टेशन चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन है जो एक्टिव है, इसके अलावा और कुछ कंट्रीज हैं जो स्पेस स्टेशंस बना रही हैं, हमें भी चाहिए भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन। फिर भारत को भी स्पेस मैनेजमेंट के अंदर इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, स्पेस डेब्रीज को क्लीन अप करने के लिए। स्मॉल सैटेलाइट जो मार्केट है, छोटी सैटेलाइट्स की जो मार्केट है, ये बहुत ह्यूज मार्केट है, इसके अंदर भी भारत को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अप करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके हमें इसरो को थोड़ा सा उसका काम कम करना पड़ेगा, और जो काम इसरो आज कर रही है उस काम को हमें प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्पेस सेक्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी कंपनीज और कंट्री स्पेस टूरिज्म में इन्वेस्ट कर रही है, तो भारत को भी स्पेस टूरिज्म के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लानिटरी मिशंस। तो भारत प्लानिटरी मिशंस को कंटिन्यू करना ही चाहिए। एक्स्ट्रापोलेशन एक्टिविटीज इज द बेसिक थिंग अबाउट द स्पेस प्रोग्राम ऑफ एनी कंट्री। और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भारत के 3 प्रोजेक्ट्स जो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो प्री डिसाइडेड हैं। सबसे पहला है सन का प्रोजेक्ट विच इज़ कॉल्ड द आदित्य L1। तो हमें सन को एक्सप्लोर करना है, और ये प्रोजेक्ट इसरो का बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। द सेकेंड इज हम तीसरी बार मून पे जा रहे हैं। यस, हम थर्ड टाइम मून पे जा रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है थर्ड टाइम जाने का, इसका नाम चंद्रयान द 3 है। और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये टोटली हमारा लैंडर और रोवर प्रोजेक्ट होगा। इसके अंदर हम ऑर्बिटर को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और फाइनली वी आर गोइंग टू अ वेरी न्यू प्लैनेट, और वो प्लैनेट है वीनस। तो अभी तक हमने मार्स में गए थे, लेकिन वीनस पे अभी तक हमने कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन भारत का इसरो आने वाले समय में वीनस के ऊपर भी अपनी मार्च करेगा, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है द शुक्रयान प्रोजेक्ट। शुक्रयान एंड आदित्य L1 और चंद्रयान इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज क्या बोलते हैं द प्लानिटरी मिशंस ऑफ इसरो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी इंपॉर्टेंट होल्ड करती है, दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। आज तक ये हमेशा रहा है कि यार अमेरिका का कोई बंदा चला गया स्पेस के अंदर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चला गया, या फिर चाइनीज़ जो है वो भी स्पेस में जा चुके हैं, या फिर भारत के लोग भी गए हैं, लेकिन वो दूसरों के स्पेस फ्लाइट्स के ऊपर जो है उन्होंने विजिट किया है। और ये चीज़ हमें बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि हम खुद अपनी स्पेस फ्लाइट के ऊपर आज एक मिशन को कंडक्ट करें और लेके जाएं। और इस कंटेक्स्ट के अंदर गगनयान मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होगा, जहां पे हम खुद एक ह्यूमन बीइंग को, यानी कि अपने भारतीय को स्पेस में भेजेंगे गगनयान मिशन के अंडर। और दिस इज ऑल्सो गोइंग टू पुट इंडिया इनटू द लीग ऑफ दोज नेशंस, जहां पे हम ये कह सकते हैं प्राउडली कि वी ऑल्सो सेंट अ ह्यूमन बीइंग इन स्पेस। गगनयान मिशन का बेसिक आइडिया होगा कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में फॉर 7 to 8 डेज के लिए ये मिशन होगा, और जहां पे 5 से 6 ऐसे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो स्पेस फ्लाइट जो है कवर कर सके। इसके टारगेट्स यही हैं कि 2020 के फैग एंड पे जाके ये मिशन का पहला जो स्टेज है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो फ्यूचर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का जो इसरो है उसको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो फोकस करना चाहिए वो चाहिए हमारी स्पेस एंड डिफेंस के ऊपर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बहुत देश स्पेशली यूएस और चाइना बिग टाइम स्पेस रिसर्च को डिफेंस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसी मिलिट्री सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं जो उनके डिफेंस के पर्पस लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन दूसरे जो एनिमी स्टेट्स हैं उनकी स्ट्रेटिजिक जो या डिफेंस की जो चीज़ें हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो भारत को भी चाहिए कि हम फ्यूचर का जो स्पेस प्रोग्राम हो वो कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस की एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करे। भारत ने इस चीज़ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, और वो इनिशिएटिव है ऑफ क्रिएटिंग अ डिफेंस स्पेस एजेंसी। एक नई डिफेंस स्पेस एजेंसी क्रिएट की गई है। इसके साथ साथ डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी भी
क्रिएट की गई है। साथ में ही भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन शक्ति, जो एक एंटी सैटेलाइट हमने वहाँ पे डिलीवर की है स्पेस के अंदर, वो भी हमने लॉन्च किया है। तो कुछ ऐसा तो है ज़रूर कि भारत इस स्पेस के अंदर आ रहा है, और इस स्पेस के अंदर हमें एग्रेसिवली आना पड़ेगा अगर हमें अपने आप को स्पेस सेक्टर के अंदर भी सेफ करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अबाउट अ स्पेस रेस। देखिए, जैसे एक स्पेस रेस कोल्ड वॉर के टाइम पे चल रही थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर के स्पेस एक्सप्लोरेशन में कौन जल्दी जो है आगे जाएगा, वैसी ही एक स्पेस रेस आज के टाइम पे भी चल रही है। ये स्पेस रेस में कुछ नए प्लेयर्स एंटर हुए हैं, जैसे चाइना बहुत ही बिग टाइम स्पेस रेस में एंटर कर रहा है। तो भारत को भी चाहिए कि हम अपने इसरो को यूज़ करके इस स्पेस रेस से दूर ना हो जाएं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी हम एक्स्ट्रा प्लानिटरी या बाकी जो मिशंस कर रहे हैं उनकी टाइमलाइंस को एडवांस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हम ड्रैगन के साथ यानी कि चाइना के साथ हम मैच कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्पेस रेस के ऊपर भी इसको फोकस करें। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सस्टेनेबल स्पेस मैनेजमेंट बोलते हैं। देखिए, स्पेस का हम यूज़ तो कर रहे हैं, हमने स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तो डाल दी हैं, जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमें ह्यूमन स्पीशीज़ को। लेकिन हम इस पूरे यूज़ के अंदर हम अपनी स्पेस के कुछ ऑर्बिट्स को क्लटर भी कर रहे हैं। क्लटर मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वहाँ पे सैटेलाइट्स आ चुकी हैं, एंड काफ़ी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो बिल्कुल रिडंडेंट हैं, जिनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो ऐसी सैटेलाइट्स को हमें रिमूव करना है, क्योंकि अगर हमने रिमूव नहीं किया जो रिडंडेंट सैटेलाइट्स हैं, तो ये स्पेस डेब्रिस बन सकती हैं। और एक मूवी आई थी, आपने शायद सुना होगा, ग्रेविटी के बारे में। तो बेसिकली ये जो स्पेस डेब्रिस है आपस में कोलाइड हो सकती हैं, एंड इट कैन स्टार्ट अ चेन रिएक्शन, एंड दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट लॉट ऑफ जो स्पेस एसेट्स हैं हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर, उनको अफेक्ट कर सकता है। इनडायरेक्टली वो हमें ही अफेक्ट करेंगे। तो काफ़ी कंट्रीज़ और एजेंसीज़ हैं जो स्पेस डेब्रिस के ऊपर काम कर रही हैं, जैसे नासा या फिर ESA या फिर चाइनीज़ एजेंसीज़। तो भारत को भी चाहिए कि हम भी इन स्पेस डेब्रिस की मैनेजमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेके आएँ, जिससे भारत एक सस्टेनेबल स्पेस पावर बन सकता है। तो ये भी एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो इसरो को कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन चाहिए। आपको पता है कि एक स्पेस स्टेशन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हबल स्पेस टेलीस्कोप भी है, और ये स्पेस स्टेशन इनिशियली रशिया ने स्टार्ट किया था, एंड इवेंचुअली इसको और भी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। अभी चाइना भी बहुत बिग टाइम अपने स्पेस स्टेशन को बनाने में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे त्योंगंग 1 और त्योंगंग 2, ये दो बहुत बड़े स्पेस स्टेशन चाइना बिल्ड कर रहा है स्पेस के अंदर। भारत अभी स्पेस स्टेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। हमें चाहिए कि ये स्पेस स्टेशन, हम भारत का भी एक स्पेस स्टेशन वहाँ पे आए, क्योंकि स्पेस स्टेशन जिसका होता है तो वो बहुत अच्छे से स्पेस रिसर्च एंड वो सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। तो भारत के जो इसरो ने ये अनाउंस किया है कि 2030 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन लेके आएंगे। सो दैट्स ऑल्सो वेरी ऑसम, है ना। अगर बाय 2030 हम अपना स्पेस स्टेशन ले आते हैं तो वी कैन मैच जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ और चाइना हैज़ बिन डूइंग ऑफ लेट, उनके साथ हम जो है वो मैच कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, स्मॉल सैटेलाइट जो एक मार्केट है, छोटी सैटेलाइट्स की मार्केट है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। छोटी सैटेलाइट्स में आपके पास रिसर्च सैटेलाइट्स आ जाती हैं, एंटरटेनमेंट सैटेलाइट्स आ जाती हैं, और ये सैटेलाइट्स कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें बेसिकली ये सैटेलाइट्स जो है वो लेके आ रही हैं। तो हमें चाहिए कि इन छोटी सैटेलाइट्स की मार्केट को भी हम जो है वो कैप्चर कर लें। अब ये छोटी सैटेलाइट्स की मार्केट के अंदर अगर ये डायग्राम को आप फोकस करें तो ये बाय 2028 सजेस्ट कर रहा है कि कितनी ज़्यादा स्मॉल सैटेलाइट मार्केट जो है वो बन जाएगी। तो एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो 2009 और 2018 के अंदर इतना डिफरेंस आ गया, 2018 और 2019 में बहुत डिफरेंस आया। फॉर एग्जांपल, एवरेज नंबर ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च्ड पर ईयर 2009 के कंपैरिजन में 2018 से ज़्यादा बढ़ के 147 हो गया है, एंड दिस इज़ गोइंग टू गो अप एंड इट कैन रीच टू 859 पर ईयर स्मॉल सैटेलाइट्स। तो इतनी छोटी सैटेलाइट्स की मार्केट ये बढ़ेगी, और भारत को चाहिए कि ये छोटी सैटेलाइट्स की मार्केट के अंदर वो बिग टाइम इन्वेस्टमेंट करे। सिमिलरली देखो, एवरेज लॉन्च
पर सेटेलाइट सिर्फ 49 केजीज है, लेकिन बाय 2028 इट इज़ गोइंग टू गो अप टू 139 केजीज। तो कहने का मतलब है कि आज अगर हम 113 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है 2018 के अंदर, तो इन 10 ईयर्स इट इज़ गोइंग टू गो अप टू 43 बिलियन डॉलर्स। और अगर भारत ने इस स्पेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया तो वी आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी, एंड दैट इज़ वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ SSLV। SSLV हमने स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अपना एक स्पेशल लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है जो PSLV और GSLV के अपार्ट एक डिफरेंट लॉन्च व्हीकल होगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ फोकस स्मॉल सेटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ही किया गया है। सो दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर स्पेस प्रोजेक्ट। यस, देखिए इसरो के ऊपर बहुत प्रेशर है, प्रेशर इन द सेंस कि उसको एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ में भी करना है, उसको रिमोट सेंसिंग का भी जो है काम देखना है, और उसको डेफिनेटली कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स के ऊपर भी फोकस करना है। बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ बर्डन ऑन इसरो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसरो से कुछ काम जो है डाइवर्स्ट करके हम जो काम है अपने प्राइवेट सेक्टर को दें। इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, और दुनिया में ये देखने को मिलता है कि जहाँ प्राइवेटाइजेशन है स्पेस का, वहाँ पे स्पेस सेक्टर ग्रो करता है। जैसे एग्जांपल के अगर हम देखें तो यूएस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। तो यूएस में ऐसा नहीं है कि अकेला नासा ही वर्क करता है, नासा के साथ साथ वहाँ पे स्पेस एक्स भी है, वर्जिन गैलेक्टिक भी है। तो ऐसी और भी कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर जो स्पेस के अंदर आती हैं, और इसी कंटेक्स्ट के अंदर भारत को भी स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। तो अब इस चीज़ के ऊपर इसरो ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। येस, फॉर एग्जांपल हमने दो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, एक इन स्पेस और एक NSIL। जो इन स्पेस है ये बेसिकली कोशिश करेगी कि टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलके हमारे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करें, और NSIL हमने एक मार्केटिंग आर्म बनाई है कि जो प्राइवेट सेक्टर जो भी हमें स्पेस गुड्स देगा उसको हम जो है वो परचेज कर सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। लास्ट हम देखते हैं कि भारत को इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है। आपको ज़रूर ये बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा होगा ये पिक्चर, लेकिन ये पिक्चर टॉक्स अबाउट अ थिंग कॉल्ड स्पेस टूरिज़्म। आने वाले टाइम में हमें चाहिए कि हम जो है स्पेस के ऊपर जाके अपना इंजॉय कर सकें। पीपल वांट टू गो एंड सी दैट व्हाट इज़ स्पेस ट्रैवल। स्पेस ट्रैवल हम सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स तक ही क्यों सीमित रखें? हम चाहते हैं कि हम लोग भी स्पेस पे जाके ट्रैवल कर सकें, और इस चीज़ के ऊपर बड़ी कंपनीज बहुत ही बिग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यानी कि अगर बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो यानी कि दे कंसिडर दैट देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ स्पेस टूरिज्म विच इज़ देयर। इसमें यूएस की कुछ कंपनीज है जैसे गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स, एंड दे आर इन्वेस्टिंग बिग टाइम। ये ना हो कि अगेन इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम कहीं पीछे रह जाएं और हमें भी स्पेस टूरिज्म के ऊपर अपने आप को करना पड़ेगा इन्वेस्ट। और भारत में भी एक स्काई रूट एरोस्पेस करके है जो एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस ट्रैवल के ऊपर अपने आप को पिच इन कर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भारत के फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम प्लानिटरी मिशंस के ऊपर फोकस करें। वी हैव टू मेक श्योर कि हम स्मॉल सैटेलाइट मार्केट को कैप्चर करें। वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये जो स्पेस रेस चल रही है इसके बीच में हम पीछे ना रह जाएं। वी हैव टू मेक श्योर कि डिफेंस के अंदर हमें स्पेस को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एक स्पेस स्ट्रैटेजी चाहिए, हमें एक स्पेस पॉलिसी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इम्पेरेटिव हो चुकी है एट प्रेजेंट। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।